बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मनोज का छोटा सा परिवार रहता था। मनोज अपने दोनों बेटे और अपनी बड़ी बहू के साथ रहता था। मनोज की एक गाय थी जिसका नाम प्यारी था। मनोज को प्यारी से बहुत लगाव था क्योंकि उसने उसे बहुत छोटे से ही पाला था। मनोज की बड़ी बहू चेतना को अपने ससुर और देवर के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन चेतना उसकी पति से बोलती है, सुनो जी, मैं तो इस बुढ़े से तंग आ गई हूँ। पता नहीं इन दोनों बाप बेटे से कब मेरा पीछा छूटेगा। क्या हुआ? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या हुआ है, आपको दिखाई नहीं देता क्या? मुझे तो इस घर की नौकरानी ही बना के रख दिया है। आप अपने बूढ़े बाप से कुछ कहते क्यों नहीं? उस बूढ़े ने तो जीना मुश्किल कर रखा है। क्या मैं उसकी नौकर हूँ जो दिन रात उसके अंधे बेटे और उसकी बूढ़ी गाय की सेवा करूँ? बहू, अरे ओ बहू, तुम कर क्या रही हो? देखो मेरी प्यारी अभी तक भूख से चिल्ला रही है। अभी तक इसे घास क्यों नहीं डाली? आ रही हूँ। क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहे हो? थोड़ी देर के लिए शांति नहीं रख सकते क्या? क्या बहू, आखिर तुम कर क्या रही हो? देखो मेरी प्यारी अभी तक भूख से चिल्ला रही है। अभी तक इसे घास क्यों नहीं डाली? अरे इतनी ही चिल्ला रहा है तो खुद ही क्यों नहीं घास डाल लेते? अरे बेटी, मेरे इस बूढ़े शरीर में इतनी ही शक्ति होती तो मैं तुमसे नहीं कहता। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। धीरे धीरे शरीर साथ छोड़ रहा है। तुम बूढ़े हो तो मैं क्या करूं? मुझसे पूछकर बूढ़े हुए थे क्या? तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? बहू, मैंने तो सिर्फ तुम्हें घास डालने को बोला। तुम मुझे इतनी बातें क्यों सुना रही हो? और मनोज कहाँ है? वह अभी सो रहे हैं। क्या हुआ पिताजी? सुबह सुबह चेतना पर क्यों बरस रहे हो? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ। मैंने तो बस चेतना से बोला कि प्यारी को घास डाल दे, लेकिन वह तो मुझे ही सुनाने लगी। तभी वहां मनोज का छोटा भाई रामू आता है। रामू जन्म से ही एक आंख से अंधा था। क्या हुआ पिताजी? सुबह सुबह क्या बात हो रही है? क्या बेटा, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ गया था? पिताजी, मैं प्यारी के लिए घास लाने गया था। तुझे शर्म नहीं आती है क्या, जो रामू से ऐसी हालत में भी काम करवा रहा है? इसे वैसे ही एक आंख से दिखाई नहीं देता। अगर इसे कुछ हो जाता तो? अपने छोटे बेटे को लेकर पिताजी को कुछ ज्यादा ही चिंता है। अरे पिताजी, इसे एक आंख से तो दिखाई देता है ना। थोड़ा काम कर लेगा तो मर नहीं जाएगा। भैया सही कह रहे हैं। पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आप जाकर नहा धो लीजिए, तब तक मैं प्यारी को घास डालता हूँ। मनोज को अपने छोटे बेटे रामू की बहुत चिंता होती थी क्योंकि उसका बड़ा बेटा और बहू मनोज और चेतना रामू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए मनोज चाहता था कि उसके जीते जी रामू की शादी एक बहुत अच्छी लड़की से हो जाए। एक दिन मनोज अपने पुराने दोस्त के घर जाता है। क्या हुआ मनोज? आज मेरे घर कैसे आना हुआ? रामलाल, मैं तुम्हारे पास अपने बेटे रामू के विवाह के संबंध में बात करने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी के लिए अच्छा सा घर परिवार ढूंढ रहे हो। हाँ मनोज, मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा सा घर परिवार ढूंढ रहा हूँ। अच्छा घर मिलते ही मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। रामलाल, मैं सोच रहा था कि हमारी इतनी पुरानी दोस्ती को क्यों ना हम रिश्तेदारी में बदल लें। तुम क्या कहना चाहते हैं मनोज भाई? अरे भाई, तुम अपनी बेटी के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हो और मैं अपने बेटे के लिए अच्छी सी लड़की देख रहा हूँ, तो क्यों ना तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करा दो। क्या कह रहे हो? कहाँ मेरी बेटी रूपवती और कहाँ तुम्हारा वह काना बेटा? ऐसा मत बोलो रामलाल, मेरे बेटे में भला क्या कमी है? उसकी कमी तो पूरा गांव जानता है, तुम्हारा बेटा काना है। भला मैं अपनी इतनी सुंदर बेटी का विवाह तुम्हारे काने बेटे से क्यों करूंगा? मेरा बेटा एक आंख से अंधा है, मगर तुम देखना रामलाल, मैं अपने बेटे का विवाह बहुत सुंदर कन्या से करूंगा। क्या हुआ पिताजी? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत परेशान हैं। कोई बात है क्या? बेटा रामू, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तेरा विवाह एक अच्छी कन्या से हो जाए। अगर मुझे कुछ हो गया तो पता नहीं तेरा क्या होगा। अरे पिताजी, यह सब बातें छोड़िए और आराम कीजिए।
मैं अभी खेतों की तरफ जा रहा हूँ। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है। फिर रात के समय क्या हुआ? आज इतनी खुश क्यों दिख रही हो? अरे आज तुम्हारे पिताजी और रामू के बातें सुनी थी मैंने। तुम्हें पता है आज वह तुम्हारे अंधा भाई के लिए लड़की देखने गांव में गए थे। अरे इस काने को अपनी बेटी कौन देगा भला? मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब तुम्हारे पिताजी का देहांत हो जाएगा और तुम्हारे छोटे भाई को हम नौकर बनाकर रखेंगे। हाँ, पिताजी की जायदाद तो हमने चालाकी से हड़प ही ली है। अगले दिन रामू प्यारी को लेकर जंगल में घास लेने के लिए जाता है। प्यारी, तू यहीं आसपास ही रहना, कहीं दूर मत जाना। मैं यहीं पर पेड़ के नीचे बैठा हूँ। रामू पेड़ की छाव में आराम कर ही रहा होता है, तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये इतने घने जंगल में कौन रो रहा है? रामू ने जंगल के भीतर जाकर देखा तो एक पेड़ के नीचे बैठी एक औरत रो रही थी। रामू को यह सब थोड़ा अजीब लगा और उसने उस औरत से कहा, अरे सुनो, तुम क्यों रो रही हो? तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माया है। मैं यहीं पास में एक झोपड़ी में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे और अभी कुछ दिन पहले मेरी बूढ़ी दादी भी मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे यह अकेलापन अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अब मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। मगर तुम कौन हो और यह तुम्हारी आंख को क्या हुआ? मेरा नाम रामू है। मैं यहाँ पास के ही गांव में रहता हूँ। मैं जन्म से एक आंख से अंधा हूँ। माया, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछो ना। माया, तुम मुझे बहुत पसंद आई। क्या तुम मुझ जैसे काने से विवाह करना चाहोगी? जाने बिना दूसरों की मदद करने इंसान नहीं देखा मैं। तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, इसी तरह से माया और रामू विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद दोनों अपने घर जाते हैं। पिताजी बाहर आए। ये देखिए पिताजी, मैं किसे लेकर आया हूँ। क्या हुआ बेटा? और यह लड़की कौन है? पिताजी, ये लड़की कोई और नहीं, आपकी बहू है। क्या कह रहे हो देवर जी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर रामू ने सभी को पूरी बात बताई। बेटा रामू, तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। चेतना बहू, तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? अंदर जाओ और आरती की थाली लेकर आओ। स्वागत करो मेरे बच्चों का। खबरदार जो मेरे घर में अपने काले कदम रखे तो। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? और नहीं तो क्या, पता नहीं किस डायन से शादी कराए हो। ना इसके घर का पता और ना तो परिवार का पता है। चेतना बहू, यह तुम क्या बोल रही हो? यह घर की बहू है, भला यह घर में क्यों नहीं आएगी? इस घर पर जितना तुम दोनों का हक है उतना ही इन दोनों का भी है। पिताजी, लगता है आप भूल रहे हैं कि आपने आपकी पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। मनोज, यह तू ठीक नहीं कर रहा है। मैंने तुझ पर बहुत भरोसा करके सारी संपत्ति तेरे नाम की थी। पिताजी, आपने हमारी आधी से ज्यादा संपत्ति रामू के इलाज में उड़ा दी। इसीलिए रामू का हिस्सा तो उसे पहले ही मिल चुका है। भैया बस कीजिए आप लोग, अब झगड़ा मत कीजिए और चलिए यहाँ से। रामू बेटा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकता। भैया, कम से कम पिताजी की उम्र का तो ध्यान रखिए। कम से कम उन्हें तो रख लीजिए। नहीं नहीं, अब यह बोलेगा तो भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। हाँ, जाओ ना। वैसे भी तुम लोगों को यहाँ रोकना कौन चाहता है? भैया, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मुझे हमारी प्यारी को दे दीजिए। पिताजी ने उसे बहुत छोटे से पाला है। उन्हें बहुत लगाव है प्यारी से। हाँ, इस बूढ़ी गाय को भी अपने साथ ले जाओ। वैसे भी तुम लोगों के जाने के बाद इसकी देखभाल करेगा भी कौन? अरे वाह, ये तो एक तीर से दो निशाने हो गए। तुम्हारा भाई तो अपने साथ साथ तुम्हारे बूढ़े बाप को भी ले गया। हाँ, अब तो यही देखना है कि यह लोग जाते कहाँ हैं। इधर यह तीनों जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मुझे माफ कर दो माया। मुझे तो लगा था कि तुमसे विवाह करके मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। आप ऐसा मत कहिए। मेरी ही किस्मत खराब है जो मेरे कारण आपको और पिताजी को घर से बेघर होना पड़ा। अरे नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ करना बेटा, आज मेरी गलती के कारण तुम दोनों को घर से बेघर होना पड़ा। अरे नहीं पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मगर पिताजी, मेरे समझ में नहीं आ रहे कि अब हम कहाँ जाएंगे। और हमारे साथ तो हमारी प्यारी भी है। आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए। हम तीनों मेरे घर जाएंगे। तुम्हारे घर? हाँ, मेरे घर।
मैंने आपको बताया था कि मैं इसी जंगल के एक झोपड़ी में रहती हूँ। हम तीनों और प्यारी वहीं रहेंगे। रामू बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें वहीं चलना चाहिए। ठीक है पिताजी। इतना कहकर वे सभी माया की झोपड़ी की ओर चले गए। यही है मेरी छोटी सी झोपड़ी। यहीं पर मैं और मेरी बूढ़ी दादी रहा करती थीं। पिताजी, आज से हम लोग यहीं पर रहेंगे। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। माया, हमें रहने के लिए छत तो मिल गई है, लेकिन हम लोग खाएंगे क्या? हमारे पास तो कोई रोजगार भी नहीं है। मेरे बच्चों, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम लोग जंगल से कुछ मिट्टी ले आना, हम लोग मिट्टी की मूर्ति बनाकर बेचेंगे। मेरे दादा परदादा मिट्टी की मूर्ति बनाकर बेचते थे, इसलिए मुझे भी थोड़ी बहुत बनानी आती है। पिताजी, यह तो बहुत अच्छा उपाय है। ठीक है पिताजी, कल से हम ऐसा ही करेंगे। फिर अगले दिन माया और रामू बहुत सारी मिट्टी जंगल से ले आए और मनोज उनकी मूर्तियां बनाने लगा गया। मूर्तियों को बेचकर पहले दिन ही उनका काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। इसी प्रकार उनके दिन खुशी से बीतने लगे थे। पिताजी, आप जो हमें मूर्तियां बनाकर देते हैं वह तुरंत ही बाजार में बिक जाती है और हमें काफी अच्छा मुनाफा भी होने लगा है। तो बहुत अच्छी बात है। एक दिन जब माया और रामू मूर्तियां बेचकर घर आते हैं, तब मनोज उन्हें कहता है, बेटा, हमारी प्यारी कहीं नहीं मिल रही। सुबह से ही पता नहीं कहाँ चली गई। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं प्यारी को ढूंढ के लाता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी, आप चिंता मत कीजिए, वो मिल जाएगी। फिर वे दोनों ढूंढने जंगल के भीतर चले जाते हैं। अरे ओ प्यारी, पता नहीं मेरी गाय कहाँ चली गई। थोड़ी ही दूर चलने पर उन्हें मूर्ति दिखाई देती है। मूर्ति पूरी तरह से धूल से ढकी हुई थी। माया, ये देखो जरा, देखने में तो ये किसी तपस्वी की मूर्ति लग रही है। अजी देखिए तो, इस मूर्ति पर कितनी धूल जमी हुई है। अगर हम इसे साफ कर देंगे तो यह और भी अच्छी दिखेगी। इतना कहकर रामू और माया मूर्ति की साफ सफाई कर देते हैं। अरे माया, देखो तो ये मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है। अचानक से मूर्ति में से तेज प्रकाश निकलता है और उसमें से एक साधु बाबा प्रकट होते हैं। वह कौन है जिसने मेरी इतने साल की तपस्या भंग कर दी? तपस्या? कैसी तपस्या साधु महाराज? हम तो बस इस मूर्ति की सफाई कर रहे थे। हाँ साधु महाराज, माया बिल्कुल ठीक कह रही है। कैसी सफाई? ये तुम लोग क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साधु महाराज, हम तो यहाँ अपनी गाय को ढूंढने आए थे, तभी हमें यह मूर्ति यहाँ दिखाई दी। लेकिन मूर्ति पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, तो हमने सोचा कि इसकी सफाई कर दें। बच्चों, में 10 साल से इस मूर्ति के अंदर तपस्या कर रहा था, लेकिन तुम लोगों के छूते ही मेरी तपस्या भंग हो गई। हमारे कारण आपकी सालों की तपस्या भंग हो गई, हमें माफ कर दीजिए साधु महाराज। हाँ बाबा, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हमें क्षमा कर दीजिए। अरे नहीं मेरे बच्चों, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। आज के इस जमाने में कोई भी बिना मतलब के काम नहीं करता, लेकिन तुमने तो निस्वार्थ भाव से इस मूर्ति की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसकी सफाई की है। मगर तुम दोनों कौन हो और यह तुम्हारी आंख में क्या हुआ है? महाराज, हम इसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में अपने पिताजी के साथ रहते हैं। मैं जन्म से ही एक आंख से अंधा हूँ। हमारी गाय इस जंगल में कहीं खो गई है, इसलिए हम उसे ढूंढने यहाँ आए थे। लेकिन बेटा, तुम इस जंगल में क्यों रहते हो? साधु महाराज, हम यहीं पास के गांव में रहते थे। इस प्रकार से रामू पूरी बात उन्हें बताता है। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भला कोई ऐसे अपने पिताजी और छोटे भाई को घर से निकलता है? तुम देखना, तुम्हारे बड़े भाई का कभी भला नहीं हो सकता। तुम दोनों मांगो मुझसे जो भी तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। हमें कुछ नहीं चाहिए साधु महाराज। मैं तो हर दिन बस भगवान से यही मांगती हूँ कि मेरे पति की आंख ठीक हो जाए। इतना सुनते ही साधु महाराज एक मंत्र पढ़ने लगते हैं और थोड़ी देर बाद रामू की आंख ठीक हो जाती है। उसे दोनों आंखों से दिखने लगता है। माया देखो, मुझे दोनों आंखों से दिखाई दे रहा है। साधु महाराज, मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मांगो बेटी, तुम्हें और क्या चाहिए? साधु महाराज, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पति की आंखें ठीक हो गईं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। मगर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। साधु महाराज फिर से मंत्र पढ़ते हैं
और उनके आगे 5 सोने से भरे घड़े प्रकट हो जाते हैं। यह सभी सोने से भरे मटके तुम्हारे हैं। क्या सच में ये सभी सोने से भरे मटके हमारे हैं? लेकिन हम इसे नहीं रख सकते हैं साधु महाराज। बाबा, हमें यह नहीं चाहिए। जब कोई बड़ा खुशी खुशी उपहार दे रहा हो तो सच स्वीकार करना चाहिए। तुम दोनों का मन बहुत ही निश्चल है, इसलिए मैं तुम दोनों को यह उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, आपने तो हमारा जीवन ही बदल दिया। नहीं मेरे बच्चों, तुम दोनों का भाग्य तुम्हारे अच्छे कर्मों ने बदला है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। इतना कहकर साधु महाराज वापस अपनी मूर्ति में चले जाते हैं। पिताजी सही कहते हैं माया, हमें सिर्फ अपने सही कर्म करने चाहिए, फल ऊपर वाला जरूर देता है। लेकिन हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? माया, हम अपनी जरूरत जितना ही सोना रखेंगे, बाकी गरीबों में बांट देंगे। ये देखो, हमारी प्यारी भी आ गई। हाँ, आपने सही कहा, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। फिर माया और रामू घर जाकर पूरी बात मनोज को बताते हैं। देखा तुम दोनों ने, जो व्यक्ति किसी के साथ बुरा नहीं करता उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। फिर उसी गांव में घर बनाकर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और जब भी किसी को धन की जरूरत होती है तो उसकी मदद जरूर करते हैं।